उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। एज़टेक सभ्यता और इसकी विशेषताओं पर चर्चा करने में, माया सभ्यता के इतिहास पर प्रकाश डालने में, पेरू के इनका लोगों की चर्चा करने में, दूर दराज के देशों की खोज करने के लिए यूरोपीय लोगों द्वारा की गई यात्राओं की खोज करने में, अमेरिका में स्पेन साम्राज्य स्थापना की व्याख्या करने में। एज़टेक जन। इतिहासकार एज़टेक जनों के मूल के संबंध में अनिश्चित हैं, परंतु यह माना जाता है कि वे शिकारी और संग्राहक कबीले थे। 12वीं शताब्दी में एज़टेक लोग उत्तरी अमेरिका से मध्य अमेरिका, मैक्सिको की घाटी में आकर बस गए थे। एज़टेक भली भांति संरचित और श्रेणीबद्ध समाज था, जिसमें अभिजात वर्ग का प्रभुत्व था। अभिजात लोगों में से ही शासक का चुनाव होता था, जिसे सूर्यदेव का प्रतिनिधि माना जाता था। उसके पश्चात योद्धा, पुरोहित और शिल्पकार आते थे। कृषक, दास, नौकर और गुलाम पदानुक्रम के सबसे निचले स्तर पर थे। एज़टेक महिलाओं का समाज में विशेष स्थान था। उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि था। वे सभी उपलब्ध भूमि पर सघन खेती करते थे। सिंचाई की व्यापक व्यवस्था और भूमि उद्धार बंजर भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तन भी किया था। एज़टेक लोगों ने मैक्सिको झील में कृत्रिम टापुओं का निर्माण भी किया था, जिन्हें चिनाम्पा कहा जाता था। दूरस्थ स्थित स्थानों से जल लाने के लिए उन्होंने नहरों का भी निर्माण किया था। किसान अभिजातों की भूमि से जुड़े रहते थे। कृषि उत्पादों में मक्का, फलियां, कद्दू, आलू इत्यादि सम्मिलित थे। 1325 के दौरान एज़टेक लोगों ने अपने राजधानी शहर टेनोक्टिलान का निर्माण किया था, जो उनके युद्ध के देवता और सूर्य को समर्पित था। सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य थी। कुलीन वर्ग के बच्चे कालमकाक में सैन्य और धार्मिक प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। अन्य लोगों के बच्चे तेपोकल्ली जाते थे, जहां उन्हें इतिहास, पुराण, मिथक और उत्सवी गीतों की शिक्षा दी जाती थी। लड़कियों को घरेलू काम धंधों में प्रशिक्षित किया जाता था। 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में एज़टेक साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया था। पराजित लोगों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया था, जिससे साम्राज्य में अस्थिरता आई। माया लोग, 11वीं से 16वीं शताब्दी। माया लोगों की संस्कृति मध्य अमेरिका के मेक्सिको में 11वीं और 14वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। उनके पास एज़टेक लोगों की अपेक्षा राजनीतिक शक्ति कम थी। महत्वपूर्ण माया सभ्यताएं मेक्सिको, होंडुरस, एल साल्वाडोर और ग्वाटेमाला में थी। उनके समाज में भी पदानुक्रम था। नगर राज्य में राजा राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के केंद्र में था और उसे भगवान माना जाता था। शासक वर्ग के पश्चात कुलीन सर्वाधिक शक्तिशाली थे। उनके पश्चात पुरोहित, योद्धा और किसान आते थे और निम्नतम स्तर पर दास आते थे। माया लोगों के विभिन्न देवता थे और उनके कार्य अनुष्ठानों और धार्मिक क्रियाओं पर आधारित थे। माया लोग अपने उपभोग के लिए स्वयं खाद्यान्न उगाते थे। उनके कई धार्मिक समारोह कृषि पर आधारित थे। माया सभ्यता बहुत ही उन्नत थी। उन्होंने चित्रात्मक लिपि और 365 दिनों का कैलेंडर विकसित किया था। माया लोगों द्वारा सैकड़ों पुस्तकें लिखी गई थीं, जिनमें इतिहास, औषधि, खगोल और धर्म के संबंध में जानकारी अभिव्यक्त की गई थी। स्पेन प्रचारकों ने इनमें से कई पुस्तकों को जला दिया था। उन्होंने सितारों और ग्रहों का सटीकता से अध्ययन किया था और गणित की एक प्रणाली विकसित की थी। वे पिरामिड, मंदिर, महल और वेधशालाओं जैसी विस्तृत औपचारिक वास्तुकला के निर्माण के लिए भी जाने जाते थे। इन संरचनाओं को धातु के उपकरणों के बिना बनाया गया था। पेरू के इंका लोग। इंका समुदाय को क्वेचुआ के नाम से भी जाना जाता है। वे दक्षिणी अमेरिका के पेरू में सबसे बड़ी देशी संस्कृति थे।
इंका साम्राज्य उत्तर में क्विटो से दक्षिण में सैंटियागो तक, पश्चिमी दक्षिण अमेरिका तक फैला हुआ था, जिससे यह अमेरिका में अभी तक देखा गया विशालतम साम्राज्य बन जाता है। मैंको क्वाप के नेतृत्व में इनका कुज़को घाटी में प्रवास कर गए और 1100 सीई में कुस्को में अपनी राजधानी स्थापित की। 9वें इंका शासक के काल में साम्राज्य अपनी चोटी पर था। इंकाओं ने एक केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था स्थापित की थी। राजा में ही शक्ति का उच्चतम स्रोत था। प्रत्येक कबीले को वरिष्ठ लोगों की एक परिषद द्वारा प्रशासित किया जाता था, जो राजा के प्रति निष्ठावान थे। राजा स्थानीय शासकों को उनके सैन्य सहयोग के लिए पुरस्कृत करता था। इनका की आधिकारिक भाषा क्वेचा थी। इनका की कोई लिखित भाषा नहीं थी। उन्होंने अपने इतिहास और कथाओं को कहानियों के माध्यम से जीवित रखा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती थीं। हालांकि उन्होंने लेखांकन प्रणाली विकसित की थी। क्विपू या धागों में गांठ लगाकर गणितीय गणना के लिए उपयोग किया जाता था। धागे में लगाई गई गांठ विशिष्ट गणितीय इकाई को इंगित करती थी। यात्रा की सुविधा के लिए उन्होंने सड़कों और पुलों का निर्माण किया था। उनके दुर्ग पत्थर के स्लैबों से निर्मित होते थे। इनका सभ्यता कृषि प्रधान थी। उन्होंने सिंचाई के उपाय विकसित किए थे और कई फसलों को उगाते थे, जिनमें मक्का और आलू प्रमुख थे। वे कई देवताओं और देवियों की पूजा करते थे। सूर्य देवता के पश्चात प्रकृति का देवता विराकोचा प्रमुख देवता था। इनका सभ्यता के लोगों का मृत्यु के पश्चात जीवन में दृढ़ विश्वास था। वे अपने मृतकों को ममी बनाकर जीवन के पश्चात उपयोग किए जाने योग्य खजाने के साथ दफनाते थे। यूरोप वासियों की खोज यात्राएं। 15वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही यूरोप अन्वेषण के युग की गिरफ्त में था। ये अन्वेषण विभिन्न विकसित साम्राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा और आर्थिक, बौद्धिक और धार्मिक विकास की खोज से प्रेरित थे। यूरोपीय अन्वेषण का युग पुनर्जागरण के साथ विकसित हुआ था। यूरोप और एशिया के बीच प्रत्यक्ष व्यापार अवरुद्ध था, क्योंकि इसके भूमि मार्गों पर अन्य देशों का नियंत्रण था। व्यापार पर उच्च कर लगाए जाते थे। इसलिए व्यावसायिक समूहों और यूरोपीय नेताओं ने एशिया से व्यापार के लिए नए समुद्री मार्गों की तलाश करने के लिए इन यात्राओं का समर्थन किया। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र के आविष्कार ने अज्ञात दूरस्थ स्थानों की यात्रा में सहायता की। अन्वेषकों ने दूरस्थ स्थानों की यात्रा के लिए बड़े जहाजों का निर्माण किया। बड़े जहाजों ने बड़ी मात्रा में कार्गो, नौभार ले जाना संभव बना दिया। अन्वेषण की इस अवधि ने यूरोप के लोगों को विश्व भर की नई संस्कृतियों के अस्तित्व से परिचय कराया। यात्रा, साहित्य और विश्व भर के संबंध में ज्ञान का प्रसार हुआ। अपनी यात्राओं के माध्यम से यूरोपीय लोग ईसाई धर्म का प्रसार करना चाहते थे। यूरोपीय वैश्विक अन्वेषण की अवधि में यूरोपीय साम्राज्य और औपनिवेशवाद के प्राथमिक चरणों की शुरुआत भी हुई। जैसे जैसे खोजें विकसित और समृद्ध हुई, स्थानीय जनसंख्या का दमन और अफ्रीकी लोगों की दास्ता में वृद्धि हुई। अटलांटिक पारगमन। 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान पुर्तगालियों को समुद्री मार्गों की खोज के लिए प्रोत्साहित किया गया था। एक इतालवी क्रिस्टोफर कोलंबस साहसिक अभियानों और कीर्ति का शौकीन था। अन्वेषक क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन से अटलांटिक सागर के पार 1492, 1493, 1498 और 1502 में 4 यात्राएं की। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अटलांटिक सागर में पालोस बंदरगाह से पश्चिम की ओर यात्रा की और बहामा द्वीप समूह में गुआनाहानी द्वीप की खोज की, जिसके विषय में उसने सोचा कि यह वह एशिया के निकट था। कोलंबस भारत, चीन, जापान और स्पाइस द्वीपों के लिए एक नया मार्ग खोजना चाहता था। उसने 3 जहाजों के साथ यात्रा प्रारंभ की। नीना और पिंटा नामक 2 जहाज कैरेवल, तिकोनी पालों वाले छोटे जहाज थे।
तीसरा सांता मारिया एक नाव वर्गाकार रिंग का बड़ा जहाज था। इन जहाजों में 90 व्यक्ति सवार थे। कोलंबस ने बहामा, बाद में परिवर्तित नाम सान साल्वाडोर, में गुआनाहानी द्वीप पर स्पेन का ध्वज फहरा दिया और स्वयं को वायसराय घोषित कर दिया। कोलंबस को द्वीप पर जो भी लोग मिले उसने उन्हें इंडियंस कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे यकीन था कि वह भारत पहुंच गया था। उसने क्यूबा नास्कैन द्वीप समूह की ओर अपनी यात्रा जारी रखी, जो वास्तव में आज का क्यूबा था, जिसे उसने जापान और किस्केया, परिवर्तित नाम हिस्पानियोला, समझ लिया था। अपनी खोज यात्राओं के दौरान उन्हें दुर्घटनाओं और कैरीब कबीले के विरोध का सामना करना पड़ा था। उनके जहाजों में दीमक लग गई थी और थके हुए नाविकों को घर की याद सता रही थी। कोलंबस ने अटलांटिक के पार कैरिबियन की 3 और यात्राएं की। 1506 में कोलंबस की इस विश्वास सहित मृत्यु हो गई थी कि उसने पूर्वी भारत, इंडीज का नया मार्ग खोज लिया है। अमेरिका में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना। 16वीं शताब्दी की अधिकतम अवधि में स्पेन वासियों का अधिकांश नई दुनिया संसार पर शासन था। घोड़ों, इस्पात के हथियारों और बारूद और आग्नेय शस्त्रों ने स्पेन की सेना को अमेरिका में अपना आधार बनाने के लिए एक अतिरिक्त लाभ प्रदान किया। स्पेन के शासकों ने स्थानीय लोगों को नजराना देने या सोने चांदी की खदानों में काम करने के लिए विवश किया। स्पेन ने अपने अमेरिकी साम्राज्य में शासन के लिए स्थानीय गवर्नरों की नियुक्ति की। गवर्नरों को अपने प्रांतों में कानूनी व्यवस्था को सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए स्पेन से भेजी हुई स्थानीय सैन्य टुकड़ियों का समर्थन प्राप्त था। स्पेन के लोग हालांकि लालची थे। उन्होंने स्थानीय लोगों पर हमले किए जो अरावकों के विलुप्त होने के कारण बने। यह कहा जाता है कि स्पेन के लोग वहां रोगों का, विशेषकर चेचक का कारण बने, जिससे स्थानीय जनसंख्या में भारी कमी आई। कोर्टेस और एस्टेक लोग। 1519 में हर्नन कोर्टेस के नेतृत्व में स्पेनी सेनाओं ने एस्टेक साम्राज्य की राजधानी टेनोक्टिलान पर अधिकार कर लिया। वह क्यूबा के समुद्री मार्ग से मेक्सिको पहुंचा और एस्टेक लोगों के एक असंतुष्ट समूह टोटानेक से मित्रता कर ली। ऐसा कहा जाता है कि एस्टेक के राजा मोंटेजुमा को यह विश्वास हो गया था कि कोर्टेस उनका कोई निर्वासित देवता है जो उनसे प्रतिशोध लेने आया है। कोर्टेस के पास मौजूद घोड़ों और बारूद ने उसके विश्वास को और पुष्ट कर दिया। कोर्टेस ने एस्टेक मंदिर में ईसाई प्रतिमाओं को स्थापित कर दिया। अधिकृत क्षेत्रों से स्पेन द्वारा सोने की बढ़ती मांग ने विद्रोह को हवा दी। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1520 से 1521 तक टेनोक्टिलान के अंतिम शासक के रूप में क्वेटमोक को चुन लिया गया। यद्यपि एस्टेक फिर से सत्ता में आ गए, लेकिन लंबे समय तक नहीं टिक सके। एस्टेक शकुनों पर विश्वास करते थे। उन्होंने भविष्यवाणी की उनका पतन निकट था और राजा ने अपना जीवन त्यागने का विकल्प चुना। नए स्पेन की रचना में एस्टेक का पतन प्रमुख घटना थी, जिसे बाद में मैक्सिको के रूप में जाना गया। कोर्टेस को मैक्सिको में न्यू स्पेन का कैप्टन जनरल बनाया गया। पिज़ारो और इनका लोग। स्पेनी विजेता फ्रांसिस्को पिज़ारो 1502 में कैरिबियन द्वीप समूह में पहुंचा। पिज़ारो ने डीगो अल्माग्रो के साथ मिलकर प्रशांत से इनका साम्राज्य पहुंचने का प्रयास किया। स्पेन के राजा ने पिज़ारो को इनका क्षेत्रों के गवर्नर के पद की पेशकश की। पिज़ारो 1532 में इनका क्षेत्र के उत्तरी पेरू में सैनिकों और घोड़ों की छोटी सी सेना के साथ पहुंचा और राजा अताहुआल्पा को बंदी बना लिया। जब राजा ने अपनी रिहाई के लिए पिज़ारो को सोना देने की पेशकश की, उसने राजा का वध कर दिया। उसने उस क्षेत्र को लूटा और देश पर अधिकार कर लिया। क्रेबाल और ब्राजील। पेड्रो अल्वारेस क्रेबाल एक पुर्तगाली कुलीन, सेनापति, नाविक और अन्वेषक था।
उसने ब्राजील की 1500 में खोज की। ब्राजील के तट को पुर्तगाल के राजा ने 14 वंशानुगत कप्तानियों में विभाजित कर दिया। पुर्तगाली सेना आने के पश्चात उनका भूमि पर अधिकार हो गया और अपने खेतों में काम करने के लिए उन्होंने स्थानीय लोगों को दास बना लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों को चीनी बनाने और गन्ने की खेती करने के लिए विवश किया। पुर्तगाली राजा ने बहिया, सेल्वाडोर में अपनी राजधानी से शासन किया। इस अवधि में जेसुइट पादरियों ने ईसाई धर्म का प्रसार किया और दास प्रथा की निंदा की। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। 1325 के दौरान एस्टेक लोगों द्वारा टेनोक्टिलान में अपने राजधानी शहर का निर्माण किया। माया सभ्यता 11वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान मध्य अमेरिका के मेक्सिको में विकसित हुई थी। माया लोगों ने चित्रात्मक लिपि और 365 दिवसीय कैलेंडर विकसित किया था। मैंको कपाक के नेतृत्व में इंका लोगों ने 1100 ईस्वी में कुस्को में अपनी राजधानी की स्थापना की। इंका लोगों की आधिकारिक भाषा कुवेचुआ थी। 15वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही यूरोप अन्वेषण के युग में व्यस्त था। अन्वेषक क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन से 1492, 1493, 1498 में अटलांटिक सागर के पार 4 चक्कर लगाए। उसने यूरोप के पश्चिम से एशिया के लिए सीधा जलमार्ग खोजने का प्रयास किया, परंतु गलती से अमेरिका की खोज कर बैठा। स्पेन की सेना ने अपने विरोधियों पर आक्रमण के लिए घोड़ों, इस्पात के हथियारों और बारूदी विस्फोटक का उपयोग किया। 1519 में स्पेनी सैन्य बलों ने हर्नन कॉर्टेस के नेतृत्व में एस्टेक साम्राज्य की राजधानी टेनोक्टिलान पर अधिकार कर लिया। स्पेनी विजेता फ्रांसिस्को पिजारो 1502 में कैरिबियन द्वीप समूह पर पहुंचा। पेड्रो